हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। मैं रूपाली वर्मा आज जो क्लास लेकर आई हूँ, यानी कि आज की इस पाठशाला में हम क्लास 10th के लिए लेकर आए। क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो इस साल बोर्ड देने वाले हैं, उन्हें अब तक अपनी प्रिपरेशन तो शुरू कर ली होगी। हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। तो चलिए अब इसी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए हमने काफ़ी हद तक अपना जो एक्सप्लेनेशन का काम है वो ख़त्म कर दिया है। यानी कि आप देख चुके हैं कि हमने क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की बुक शुरू करी थी क्षितिज। हमारा उसमें एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशन ख़त्म हो गए। नंबर 2 बुक उठाई जो हमारी कृतिका थी। तो इसका लास्ट चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर थे, आपके तीनों में मैं समझा चुकी हूँ, उनका एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ और आज इसी लास्ट चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेकर आई। तो इसके बाद इसका डीपीपी और रहेगा सॉल्यूशन और हमारी ये बुक ख़त्म हो जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन का काम हमारा ख़त्म हो गया और अब हम शुरू करेंगे अपना व्याकरण। तो उसके लिए रेडी रहिएगा, लेकिन पहले जो आज हमें करना है वो हमारी कृतिका भाग 2 बुक का तृतीय और आखिरी अध्याय है, मैं क्यों लिखता हूँ। ये अध्याय लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी ने। अज्ञेय जी के इस पार्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन अपने आप से पूछा कि आखिर मैं क्यों लिखता हूँ। कोई भी व्यक्ति, अब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें भी नहीं पता होते हैं हमारे बारे में, लेकिन हमें नहीं पता होते। तो उसी में एक ये सवाल था कि आखिर मैं क्यों लिखता हूँ, जिसका जवाब हमारे लेखक को नहीं था। तो उन्होंने उस पूरे एक सवाल का जवाब देने के लिए हमारे सामने एक लेख रखा जो हमने पूरा पढ़ा। उन्होंने बताया कि इसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो होता है हमारा बाहरी दबाव, यानी कि बाहरी चीज़ें जैसे संपादक है, प्रकाशक है, आर्थिक ज़रूरतें हैं, इन सभी को पूरा करने का जो दबाव होता है, इसके लिए हमें पैसा कमाना पड़ता है। आर्थिक दबाव, हमें पैसा कमाना जीवन यापन के लिए। संपादक कहता है कि नहीं सर आपको लिखना है। प्रकाशक हमसे पैसे मांग रहा है तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से ये सारे ही बाहरी दबाव होते हैं जिनके कारण हम लिखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है आपकी भीतरी अनुभूति। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको जानते हुए हमने देखा भी है, लेकिन कुछ ही चीज़ें जो हैं वो हम पर असर डाल पाती हैं, ठीक है, हम पे इम्पैक्ट डाल पाती हैं और जिनके लिए हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिनको देखकर हम अंदर तक कांप जाते हैं, वो होती है अनुभूति। ऐसी ही अनुभूति का उदाहरण देते हुए लेखक ने हिरोशिमा में गिरे परमाणु बम का उदाहरण दिया कि किस तरीके से परमाणु बम जब गिरा तो उन्हें एक रसायन शास्त्र के विद्यार्थी होने के कारण ये तो पता था कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो इसलिए उन्होंने उस पर एक लेख तो लिख दिया, लेकिन अभी तक उसे वो अनुभव नहीं कर पाए। फिर उन्हें एक काम के ज़रिए हिरोशिमा जाना पड़ा। वो हिरोशिमा गए, वहाँ पर उस अस्पताल में गए जहाँ उन्होंने ये रेडिएशन से तड़पते लोगों को देखा, लेकिन तब भी उनके अंदर की अनुभूति इतनी नहीं जागी। फिर जब वो हिरोशिमा में घूम रहे थे तो उन्हें एक पत्थर दिखाई दिया जिसमें एक उजली सी, यानी कि सफ़ेद सी जो है, एक आदमी की आकृति बनी थी। पता चला उसमें कि जब परमाणु विस्फोट हुआ था तो इस पत्थर के सामने एक व्यक्ति खड़ा था और उसका इम्पैक्ट ऐसा था कि वो व्यक्ति पल भर में भाप बनकर उड़ गया। तो जैसे हम सामने खड़े हैं, हमारे पीछे ये पत्थर है, तो हम अगर भाप बन के उड़ें तो ये पत्थर आसपास का जल जाएगा और मेरे पीछे की जो परछाई है वहाँ पत्थर नहीं जलेगा, वो सफ़ेद का सफ़ेद बना रहेगा, यानी पत्थर अपने एक्चुअल कलर में रहेगा। यही हुआ। तो मनुष्य जो उसके आगे खड़ा था उतना पत्थर नहीं जला और एक आकृति से बन गई, मगर हाँ वो मनुष्य एक भाप बन के ज़रूर उड़ गया। उस बात ने लेखक को इतने अंदर तक झंझोर दिया कि वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हुए और उस बेचैनी के कारण वो लिखने के लिए मजबूर हुए। वो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही उन्होंने कुछ लिख डाला। भाई कोई भी अनुभूति हमें होती है तो पहले हम उसको महसूस करते हैं, तो हम अंदर तक उस चीज़ को लेकर मंथन करते हैं। वही चीज़ हुआ, वो अंदर तक उस चीज़ के बारे में सोचते रहे और हिरोशिमा से जब वो वापस भारत आए और एक रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे, तब बैठे बैठे उन्होंने वो कविता लिख दी, ठीक है, हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम के असर की। तो ये थी उनके 2 रीज़न जो उन्होंने पूरे पाठ में हमें समझाने की कोशिश करी और पाठ हमने समझ लिया। चलिए अब उसी पाठ में हमारे पास कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब हम उनको देखते हैं और हम वीडियो के एंड में
प्रैक्टिस पेपर के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो इसका भी DPP आपको नंबर 3 दिया गया है, जो आपको नीचे कहाँ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे वीडियो के एंड में। पहला प्रश्न आ रहा है, देखिए, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि सामने देखी गई जो चीज़ है की अपेक्षा जो अनुभूति है, जो हम अंदर से महसूस करते हैं, वो हमें लिखने के लिए ज़्यादा मदद करती है। तो ये चीज़ उन्होंने बड़े अच्छे माध्यम से भी बताई थी, है ना। तो क्यों? क्योंकि वो हमें अंदर तक एक दर्द महसूस कराती है। सामने जो व्यक्ति का जो दर्द है उसे हम अंदर तक महसूस कर पाते हैं और उस दर्द में हम रम जाते हैं और तब उस पीड़ा को अपने दिल से बाहर निकालने की बारी आती है, जिसे कवि या लेखक जो है अपनी रचना के माध्यम से निकालते हैं। लेखक की मान्यता है कि सच्चा लेखन भीतरी विवशता से ही पैदा होता है, क्योंकि जिस चीज़ को हम अंदर तक महसूस कर रहे हैं और तब हम लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें हम पूरा जो एक अपनत्व के साथ लिखते हैं वो चीज़ आती है। यह विवशता मन के अंदर से ही उपजी अनुभूति से जागती है, बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जागती। जब तक कवि का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता, उसमें अभिव्यक्त होने की पीड़ा नहीं अकुलाती, तब तक वह कुछ लिख नहीं पाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपने सामने बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए, सिंपल सी इसको ऐसे समझना कि हम बहुत सारे, अब जैसे आप लोग कहीं स्कूल जा रहे हो, कहीं कुछ जा रहे हो, तो रास्ते में अक्सर कोई ना कोई चीज़ देखते हो। किसी के बीच में झगड़ा हो रहा है, कहीं पर भीड़ इकट्ठा है, कभी कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये हमारे लिए नॉर्मल है क्योंकि इसे हम अक्सर देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब कभी, क्योंकि आपने देखा कि हाँ हो गया, भीड़ जमा है, हम जाके वहाँ भीड़ में देखा है, सब कुछ हो गया, ठीक है, हमने उसको देखा, लेकिन अभी तक हमने उसे फील नहीं किया। लेकिन कभी हमारी आंखों के सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाए और हम पहुँच जाएं उस जगह उस व्यक्ति की मदद करने, क्योंकि हमारे आंखों के सामने हुआ है, और फिर हम जो चीज़ें देखें उसे अंदर तक अनुभव कर लें। बहुत ऐसी चीज़ें कभी कभी लोगों को अंदर तक झंझोड़ती हैं और कभी कभी किसी लोग पर कोई असर भी नहीं पड़ता है। तो क्या होता है कि जब वो चीज़ हमें अंदर तक झंझोड़ती है तो हम उसके बारे में काफ़ी समय तक सोचने के लिए विवश होते हैं। जब बहुत समय तक हम उसको देखते हैं, तब क्या होता है कि हम मजबूर होते हैं अपनी उस विवशता को बाहर निकालने के लिए। क्योंकि अगर हम बाहर, अब जैसे जो लोग लिखना जानते हैं वो तो लेखन के ज़रिए निकाल लेते हैं कि ठीक है, उन्होंने लिख कर अपनी विवशता को व्यक्त कर दिया, कोई कविता लिख दी, कोई रचना लिख दी, कोई लेख लिख दिया। लेकिन बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो लिख नहीं पाते, जिनको लिखना नहीं आता, उस कंडीशन में वो अपनी ये मन की बात अपने किसी करीबी को बता कर निकालते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने क्या बताया कि भीतरी विवशता से जो हम चीज़ देखकर महसूस करते हैं, भीतरी जो अनुभूति होती है, वो हमें लिखने के लिए ज़्यादा प्रेरित करती है और एक्चुअल में वो सच्चा लेखन होती है। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? हिरोशिमा में जब वो गए तो उन्होंने हॉस्पिटल भी गए, लेकिन हॉस्पिटल में भी वो सारी चीज़ों को बस एक देख लिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें अंदर तक वो महसूस नहीं कर पाते। लेकिन घूमते घूमते जब वो उस पत्थर के सामने पहुँचे जहाँ पर एक मानव की उजली सी आकृति बनी थी और उसके बाद उन्हें पता चला कि वो उजली आकृति क्यों बनी थी, उस मोमेंट ने उन्हें अंदर तक झंझोड़ दिया था। और वो खुद अपने आप को उस पत्थर के सामने खड़े होकर उस हिरोशिमा विस्फोट के, परमाणु बम के विस्फोट के भोक्ता समझने लगे थे। लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था कि भाई जब अखबारों में छपा था, रेडियो में आता था, टीवी में आता था, सब कोई जानता था, तो वो जानते थे कि क्या हुआ है। जापान जाकर उसने हिरोशिमा के अस्पतालों में आहत लोगों को भी देखा था, अणु बम के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा था कि भाई जब ये बम गिरा तो क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, और देखकर भी अनुभूति ना हुई, इसीलिए भोक्ता नहीं बन सका। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी, एक बहुत ही उजली छाया देखी थी। उसे देखकर विज्ञान का छात्र रहा लेखक सोचने लगा कि विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा
और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्र हो गई होंगी, यानी कि उसमें समा गई होंगी और जो आसपास से आगे बढ़ गई। मतलब जब जैसे यहाँ से बम फूटा तो क्या हुआ, हम सामने खड़े हैं तो ये हमारे अंदर समाएगी और हमारे आसपास से पीछे निकल जाएगी। तो यही हुआ, आगे बढ़ गई और पत्थर को झुलसा दिया। हमारे आसपास से जब निकली तो वो पीछे जो पत्थर था वो झुलस गया। अवरुद्ध किरणों ने आदमी को भाप बना के उड़ा दिया होगा। अब जो वो किरणें आदमी पे पड़ी वो क्या, आदमी भाप बनकर उड़ गया, मगर उससे पत्थर नहीं जला। तो उस जगह पत्थर की आकृति में वो उतना नहीं जलने के कारण वो पत्थर अपने नेचुरल कलर में रहा और आसपास से जो किरणें पत्थर पर पड़ी थी उसकी वजह से पत्थर काला हो गया। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पे लिख गई। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया कि कैसे हिरोशिमा में उस समय हुआ था, ये सारी चीजें वो सोचकर एकदम कांप गए और उस समय वहां खड़े खड़े उनको ऐसा लगा कि जिस समय ये विस्फोट हुआ वो वहां पर खुद मौजूद थे। प्रश्न संख्या 3 है, मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए। अब ये पाठ हमने पढ़ा है, इसके आधार पर हमें से 2 चीजें पूछी गई। पहला है, लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो उन्होंने 2 तरह की बातें बताई, बाहरी दबाव और भीतरी विवशता। किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकता है। अब उन्होंने बताया कि हम अगर किसी साहित्यकार की रचना को पढ़ते हैं, किसी भी साहित्यकार की रचना, मान लीजिए हमने प्रेमचंद की या मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, रामरक्ष बेनीपुरी की, किसी की भी रचना को अगर हमने पढ़ा तो पढ़ने के बाद वो हमें किस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं कि हम भी कुछ ना कुछ लिखें। तो ये 2 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्या है, लेखक को यह जानने की प्रेरणा लिखने के लिए प्रेरित करती है कि वह आखिर क्यों लिखता है। यह उसकी पहली प्रेरणा है। स्पष्ट रूप से समझना हो तो लेखक 2 कारणों में लिखता है। उन्होंने पहला बताया ना कि लेखक की कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं, तो वैसे क्या है, लेखक जानने की प्रेरणा के लिए लिख रहे हैं कि आखिर वो क्यों लिखते हैं। तो उन्होंने 2 कारण जो बताए हैं, पहली है भीतरी विवशता से। कभी कभी कवि के मन में ऐसी अनुभूति जाग उठती है कि वह उसे अभिव्यक्त करने के लिए व्याकुल हो जाता है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपने जीवन में हुए आघातों को अपनी रचनाओं के जरिए व्यक्त किया है। अब जैसे इसमें आप बहुत एक अच्छा उदाहरण ले सकते हैं हरिवंश राय बच्चन जी के। हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, जिनको उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है, और जिसमें अग्निपथ बहुत ही फेमस उनकी कविता है, मधुशाला है। तो उनके जीवन में जो चीज़ें हुई उन्हें स्वतः उन्होंने अनुभव किया और उनको रचित किया। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर जो है अज्ञेय जी ने भी दिया है कि कैसे हमारे जीवन में जो चीज़ें घटती हैं उन्हें जब हम इतना ज़्यादा महसूस कर लेते हैं कि लिखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरा है, कभी कभी वह संपादकों के आग्रह से, अब ये बाहरी विवशता, प्रकाशक के तकाजों तथा आर्थिक लाभ के लिए लिखता है। परंतु दूसरा कारण उसके लिए जरूरी नहीं है। पहला कारण अर्थात मन की व्याकुलता उसके लेखन का मूल कारण बनती है। भाई दूसरा कारण जो है वो व्यक्ति को बाहरी दबाव देती है। वो लिखेगा लेकिन शायद वो उतनी अच्छी रचना ना बन पाए, लेकिन जो चीज़ें वो अंदर भीतर से अनुभव करके जिन चीज़ों को लिखता है वो ज़्यादा अच्छी कृतियाँ बन पाती हैं बनिस्बत बाहरी दबाव के कारण लिखी गई कृतियों से। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं। अब उन्होंने बताया कि ये उदाहरण उन्होंने उसमें पाठ में भी दिया था कि बहुत सारे रचनाकार, जैसे उन्होंने खुद अपने बारे में बताया कि उनके लिए लिखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है आत्मानुभूति, कि हम अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लेखक ऐसे होते हैं जिनके लिए क्या होता है, जब तक आप बाहर से पुश नहीं करोगे तब तक वो नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए उन्होंने उदाहरण क्या दिया था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अलार्म लगाकर सोते हैं और अलार्म बजने से पहले वो उठ जाते हैं, होता है ना अलार्म बजे, लेकिन वो फिर उठकर अलार्म बजने का इंतज़ार करते रहते हैं, बिस्तर तब तक नहीं छोड़ते जब तक अलार्म बज नहीं जाता। अब मोस्टली क्या होता है कि हमने अलार्म क्यों लगाया है, ताकि वो हमें उठा सके,
हम उठ सके टाइमली और उठ के अपना काम कर सकें, इसीलिए लगाया जाता है। लेकिन जब हम उस अलार्म से पहले उठ गए हैं तो हमें बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, हमारी आंख खुल भी गई तो हम घड़ी देखते रहेंगे कि हाँ अभी अलार्म बजेगा, अभी अलार्म बजेगा, और जब तक अलार्म नहीं बज जाएगा और उसको बंद करके फिर 2 मिनट नहीं सो लेंगे तब तक हम उठते नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं कि जिन्हें आत्मा अनुभूति होते हुए भी जब तक बाहरी दबाव नहीं पड़ता है, बाहरी प्रेशराइज नहीं किया जाता, तब तक वो लिखते नहीं हैं। कुछ रचनाकारों की रचनाओं में स्वयं की अनुभूति से उत्पन्न विचार होते हैं और कुछ अनुभव से प्राप्त विचारों को लिखा जाता है। इसके साथ ही ऐसे कारण बाह्य दबाव भी उपस्थित होते हैं जिनसे लेखक लिखने के लिए प्रेरित हो उठता है। ये बाह्य दबाव हैं। अब समझ में आया। अब कोई भी लेखक कैसे लिखता है, एक तो आत्मानुभूति है और बाहरी दबाव। तो बाहरी दबाव तो उन्होंने 2 बताए थे। पहला चीज था संपादक का अनुरोध, दूसरा प्रकाशक के तकाजे, तीसरा था आर्थिक लाभ। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं जिससे कोई लेखक बाहरी दबाव उनको पड़ता है। वो कारण क्या है, देखिए। पहला है सामाजिक परिस्थितियां, आसपास कोई चीज ऐसी घटित हो रही हो जिसको देखकर जो है लेखक लिखने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर है आर्थिक लाभ की आकांक्षा, यानी कि हमें ज़्यादा पैसा कमाना है, उसकी आकांक्षा से। प्रकाशकों और संपादकों का पुनः पुनः आग्रह, बार बार प्रकाशक और संपादक जो हैं वे रिक्वेस्ट करें कि नहीं सही सर कोई कृति लिखिए, कोई कृति लिखिए, इसी चक्कर में। फिर है विशिष्ट के पक्ष में विचारों के को प्रस्तुत करने के लिए। कोई चीज़ बहुत अच्छी है, किसी के काम अच्छे हैं, कुछ है, तो उनके पक्ष में अगर हम विचार व्यक्त करते हैं तो भी हम उनके किए गए कामों से इतना ज़्यादा विवश हो जाते हैं इन बाहरी दबावों से कि रचनाकार उनके बारे में लिखने के लिए मजबूर हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं और कैसे? तो क्या ये बाहरी दबाव सिर्फ लेखन से जुड़े लोगों को ही प्रभावित करते हैं? क्या ऐसा नहीं है कि जो ये इस लेखन के क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार होते हैं, नृत्य के होते हैं, गायन के होते हैं, बहुत सारे कलाकार होते हैं, तो उनको क्या इस तरह के दबाव, बाहरी दबाव काम करते हैं? और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रेरित करते हैं कि नहीं आप करिए। उदाहरणता अधिकतर अभिनेता, गायक, नृत्य कलाकार अपने दर्शकों, आयोजकों, श्रोताओं की मांग पर कला प्रदर्शन करते हैं। भाई बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नहीं सर आप कुछ प्रस्तुत करिए, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, आप कुछ नया प्रस्तुत करिए, उस तरीके से। अमिताभ बच्चन को बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक अभिनय करने का आग्रह ना करें तो शायद अब वे आराम करना चाहेंगे। बात सही है, उनकी इतनी एज हो चुकी है कि इस एज में उन्हें आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, लेकिन उनके इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है कि वो चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ करें, इसलिए वो करते भी हैं। इसी प्रकार लता मंगेशकर भी 50 साल से गाते गाते थक चुकी होंगी। अब फिल्म निर्माता, संगीतकार और प्रशंसक ही उन्हें गाने के लिए बाध्य करते होंगे। तो ये बात तब की है जब वो जीवित थी। अब बहुत जैसे आशा भोसले जी को ले लीजिए, अब ये सभी गायक क्या हैं, अनुराधा पौडवाल, अब ये लोग देखने को कहाँ मिलते हैं, हैं कि नहीं? तो अब ये लोग अपनी उम्र के उस पड़ाव में आ चुके हैं कि वो रेस्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई डिमांड हो श्रोताओं की तरफ से या क्या कहते हैं निर्देशकों की तरफ से, तो वो लोग दबाव बना के उनसे गायन करवा सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः और बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? अब देखिए अंतः और बाह्य, अंतः में तो कैसे पढ़ा कि जब उस पत्थर को देखा तो वो अंदर तक बेचैन हो गए। बाह्य किस रूप से था? बाह्य ये रूप था उनके प्रकाशक का कि नहीं सर आप कुछ लिखिए, ये भी एक हुआ था ना। तो अब आपको उसका परिणाम बताना है। चलिए देखिए, हिरोशिमा पर लिखी कविता हृदय की अनुभूति प्रस्फुटित होती है, हृदय में जो चीज़ महसूस करी वो सारी चीज़ें निकलती हैं, भावों और शब्दों में जीवंत हो उठती है। कवि ने हिरोशिमा के भयंकर रूप को देखा था, उन्होंने खुद देखा था क्योंकि वो वहाँ गए थे, आहत लोगों को देखा था। उसे देखकर लेखक के मन में उनके प्रति सहानुभूति तो उत्पन्न हुई होगी, किंतु उनकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बनी। यानी कि उन सारी लोगों को देखकर दिल में
उनके लिए सहानुभूति लगी कि हाँ भाई इनको कितनी तकलीफ हो रही हुई, लेकिन अभी वो कंडीशन नहीं बनी कि उनके दर्द को वो खुद महसूस कर सके। तो वही उनकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बनी का तात्पर्य क्या था, एक होता है कि हम सामने वाले के दर्द को हम खुद महसूस कर पाएं, और एक होता है कि हम सामने वाले के दर्द को देखकर सिर्फ उसे सांत्वना दे सकें कि हाँ ठीक है, सही हो जाएगा, सही है। वो एक कंडीशन होती है। जब पत्थर पर मनुष्य की काली छाया को देखा तो उन्हें अपने हृदय में अणु बम के विस्फोट का प्रतिरूप त्रासदी बनकर मन में समाने लगा। और जब उन्होंने वो पत्थर देखा तब वो क्या है, उन्हें अंदर तक झंझोर गया कि जहां वो कितना प्रभावशाली विस्फोट रहा होगा कि जहां आदमी भाप बनकर उड़ गया। तो ये उन्हें अंदर तक झंझोर देता है। वही त्रासदी जीवंत होकर कविता में परिवर्तित हो गई। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता अंतः दबाव का परिणाम थी। बाह्य दबाव मात्र इतना हो सकता है कि जापान से लौटने पर लेखक ने अभी तक कुछ नहीं लिखा, वह इससे प्रभावित हुआ होगा और कविता लिख दिया होगा। कि होते हैं ना कि भाई लेखक को कभी ये होते हैं कि अक्सर कहीं अगर ट्रैवल करके आ रहे हैं तो अपने अनुभव को किसी न किसी रचना के जरिए वो लिखते ज़रूर है, लेकिन जब हिरोशिमा से आए तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं। ये भी एक प्रेशर उनके अंदर कहीं ना कहीं बाहरी तौर पर रहा जो उन्होंने लिखा। तो ये अंतः और बाह्य दोनों ही प्रेशर के कारण संभव हुआ है। प्रश्न संख्या 7 है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। ठीक है, आपकी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ किस तरह से हो रहा है? बहुत जगह हो रहा है। लेखक ने एक जगह और बताया था, याद है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में सैनिक जो है वो मछली पकड़ने के लिए उसमें बम गिरा दिया करते थे। उन्हें मात्र 4-5 मछलियाँ चाहिए होती थी और वो बम गिराकर जो है वो इतनी सारी मछलियों को मार दिया करते थे। तो ये भी एक जीव हत्या को उन्होंने कंसीडर किया था। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि भाई विज्ञान का सबसे भयानक उपयोग जो है वो परमाणु बम के रूप में किया गया था। अब आपको बताना है कि हम विज्ञान का उपयोग किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे युद्ध होते हैं, राइफल्स हैं, बम हैं, इन सारे चीज़ों के ज़रिए में तो हम कर ही रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे पर्यावरण को भी हम एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। आजकल विज्ञान का दुरुपयोग अनेक जानलेवा कामों के लिए किया जा रहा है। आज आतंकवादी संसार भर में मनचाहे विस्फोट कर रहे हैं। अब देखिए ना, उनका जब मन आता है वहां जो है गन लेकर घुस जाते हैं, जहां मन आता है वो वहां बम फोड़ देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से विज्ञान ने जो चीज़ें इजाद करी थी खाली अपनी रक्षा के लिए, वो अब हम दूसरे के ऊपर चला रहे हैं, उसकी जान का खतरा बन रहे हैं। कहीं गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, कहीं शक्तिशाली देश दूसरे देशों को दबाने के लिए उन पर आक्रमण कर रहे हैं। जैसे अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था तथा वहां के जनजीवन को तहस नहस कर दिया था। तो ये भी क्या है, कुछ चीज़ें बताई गई हैं जहां पर हम दूसरों की ज़मीन को हथियाने के लिए भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। खास तौर से देशों के बीच हो रहे युद्ध, आज आप जानते हैं आज के समय में विश्व में 2 युद्ध जो है विशालतम रूप से छिड़े हुए हैं। तो वो भी क्या है, एक अपनी रक्षा के लिए कर रहा है तो दूसरा जो है वो अपनी आन के लिए कर रहा है, दूसरे की ज़मीन को हथियाने के लिए कर रहा है। तो ये जो युद्ध हो रहे हैं इससे जान माल का नुकसान हो रहा है। तो ये क्या है, विज्ञान का दुरुपयोग ही कहलाएगा। विज्ञान के दुरुपयोग से चिकित्सक बच्चों को गर्भ में भ्रूण परीक्षण कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, पेट में ही बच्चों का भ्रूण परीक्षण कर लेते हैं कि भाई लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की है तो उसको हटा दिया जाता है। तो ये भी गलत है कि नहीं? इससे जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। आप देखेंगे हरियाणा में खास तौर से ये संतुलन काफ़ी तेज़ी से बिगड़ा, जो अब धीरे धीरे तो सुधर गया है कि लड़कों का अनुपात ज़्यादा हो गया और उनके अनुपात में लड़कियां कम थी। किसी भी एक स्वस्थ जो है सामाजिक प्रणाली को चलाने के लिए लड़के और लड़की का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर इनमें जरा सा भी बिगाड़ होता है तो जो भी जनसंख्या कम है, मान लो जैसे लड़कियों की कम है, तो बहुत सारे लड़के जो हैं वो बिना विवाह के रह जाएंगे। विज्ञान के दुरुपयोग से किसान कीटनाशक और जहरीले रसायन छिड़क कर अपनी फसलों को बढ़ा तो रहे हैं, इससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अब इतने सारे पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, क्या होता है,
आप जो है खाद डालते हो, भाई बढ़ तो जाते हैं, इससे पेड़ हमारी फसल अच्छी बढ़ जाएगी, कीड़े नहीं लगेंगे, लेकिन वो जब हम खाते हैं तो उससे हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। विज्ञान के उपकरणों के कारण ही वातावरण में गर्मी बढ़ रही है। बहुत सारे उपकरण हम ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके कारण गर्मी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, बर्फ पिघलने का खतरा बढ़ रहा है तथा रोज रोज भयंकर दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो विज्ञान के इस दुरुपयोग से क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो है पर्यावरण हो, लोग हों, सबको नुकसान हो रहा है। तो विज्ञान हमें अपनी प्रगति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये सोच समझ के कि उससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो, पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या है 8। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है। अब आपको यहाँ पर अपनी राय लिखनी है कि भाई आप सभी युवा हैं, आप कैसे अपनी समझ के अनुसार क्या करें जिससे विज्ञान के दुरुपयोग को आप रोक सके। अब इस जगह क्या होगा ना, आप सभी की सोच अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल की अलग अलग होगी। तो यहाँ पर आप सभी पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कि इसे आप पॉइंट वाइज में लिखकर आराम से कर सकते हैं, लेकिन कैसे लिखेंगे ये मैं बता सकती हूँ। एक संवेदनशील युवा नागरिक होने के कारण विज्ञान का दुरुपयोग रोकने के लिए हमारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए निम्नलिखित कार्य करते हुए मैं अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकता हूं। अब हम क्या कर सकते हैं। पहला पॉइंट है प्रदूषण फैलाने तथा बढ़ाने वाले उत्तरदायी कारकों। अब विज्ञान की देन है प्लास्टिक, कूड़ा कचरा आदि के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के साथ साथ लोगों से अनुरोध करूंगा कि पर्यावरण के लिए हानिकारक वस्तुओं का उपयोग ना करें। अब क्या होता है कि जब हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी ना किसी तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती ही हैं। तो हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि वो इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरा है विज्ञान के बनाए हथियारों का प्रयोग यथासंभव मानवता की भलाई के लिए ही करें, मनुष्यों के विनाश के लिए। तो विज्ञान ने बहुत सारे हथियारों को बनाया है, ठीक है, तो कभी भी हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल ना करें, सिर्फ मानवता की भलाई के लिए लिखें। दूसरे का भला कैसे हो सकता है उसमें ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है विज्ञान की चिकित्सीय खोज का दुरुपयोग कर लोग प्रसव पूर्व संतान के लिंग की जानकारी कर लेते हैं, यानी कि वो क्या कर लेते हैं, भ्रूण जांच करवा लेते हैं, यानी कि फीटस पता करा लेते हैं कि मेल है कि फीमेल है जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, और कन्या शिशु की भ्रूण हत्या कर देते हैं, जिससे सामाजिक विषमता और लिंगानुपात में असमानता आती है। इस बारे में आम जनता को जागरूक करने का प्रयास करूंगा। अब तो ये सारी चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, बहुत इंटीरियर इलाके में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले एक समय था कि बहुत हुआ करती थी, लेकिन जो भी अभी भी होती हैं तो उन पर रोक लगना चाहिए। तो आप ये भ्रूण परीक्षण अब कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया। अगर आप कहीं पर भी ऐसा होता हुआ आप देखते हैं तो पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए। टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करूंगा और समाज उपयोगी कार्यक्रम के प्रसारण का अनुरोध करूंगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि टीवी इंटरनेट पे बहुत सारे जो हैं वो अश्लील कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, मैं सरकार से शिकायत करके उनको बंद करूंगा। क्योंकि अब टीवी क्या हो गया, टीवी भी तो विज्ञान का ही उपकरण है, तो वो जो चीज़ें परोस रहा है उससे हमारी यंग जनरेशन बिगड़ रही है, तो उस पर रोक लगाएंगे। नेक्स्ट है विज्ञान अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, यानी कि वो हमारी सेवा के लिए बना है, हमारा स्वामी उसे नहीं बनना चाहिए। यह बात लोगों तक फैलाकर इसके दुरुपयोग के परिणामों को बताने का प्रयत्न करेंगे। हम ये बताएंगे कि विज्ञान हम अपनी हेल्प के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका कभी गुलाम नहीं बनना चाहिए। ये बात हम सभी तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर खत्म हो गया हमारा ये एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो ये चैप्टर भी ज़्यादा लंबा नहीं था, इनमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं बने, जितने थे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन यानी कि मात्र 8 उन्हें मैंने आपको करा दिया। अब क्या, अब हम करेंगे इस बुक का आखिरी वीडियो, वो रहेगा हमारा डीपीपी सोल्यूशन नंबर 3। तो अब डीपीपी में बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर का प्रैक्टिस पेपर बनाकर दिया जा चुका है। अब इस प्रैक्टिस पेपर को आपको बहुत ध्यान से देखना है
और इसके सारे सवालों को अच्छे से पढ़कर इन्हें लिखकर करना है। इनमें आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस बुक से आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न ही आते हैं। तो ये सभी आपके क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। इन्हें अच्छे से आप समझेंगे और लिखेंगे। लिखने के बाद आप इसे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ऑलरेडी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लिखो, आपकी राइटिंग अच्छी हो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जितना आपको समझाया गया है वो सारी चीज़ें आप अच्छे से करेंगे। ये सारा चीज़ें कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको करना है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हमने करानी शुरू करा दी है, सिर्फ हिंदी में ही नहीं, सभी सब्जेक्ट्स में। तो इसलिए ये लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो रिजर्व करता ही करता है। फटाफट इसे करिए। और जो है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर्स में आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो रहेगा हमारा DPP सॉल्यूशन नंबर 3। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।